नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं आपकी कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, दर्शकों के सवाल भी हम इस शो में लेते हैं जिन पर भरोसेमंद सलाह एक्सपर्ट्स की ओर से आती है। लेकिन आज के शो में इसके अलावा भी होगा बहुत कुछ, जरा उस पर सबसे पहले निगाह डाल लेते हैं। तो आखिर सीमेंस के लिए तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, क्यों सीमेंस में तेजी आई, इसका पूरा ब्यौरा आपको देंगे। निफ्टी इंडेक्स में बदलाव होने वाला है, क्या होगा बदलाव और इस बदलाव का क्या होगा असर मार्केट पर, इन सब के बारे में करेंगे चर्चा, आपको पूरी जानकारी देंगे। रोज की तरह कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज होंगे, आपके लिए कमाई के मौके कहां बनने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और आज के शो में आपकी खास तैयारी के लिए हमारे साथ दो खास मौजूद हैं मेहमान। मंदार जमसांडेकर साहब हैं, डायरेक्टर प्रिसिजन टेक्निकल से, और आस्था जैन जी हैं हेम सिक्योरिटीज से, जो कराएंगे आपकी खास तैयारी और आपके सवालों का जवाब देंगे। और इसके अलावा इस शो में अपने सवाल भेजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है उस पर अपना सवाल भेजें, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, वहां पर #KKT स्पेस अपना सवाल भेजिए और हम उन सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। अपना और अपने शहर का नाम जरूर वहां पर मेंशन करें। और चलिए, आज आरबीआई पॉलिसी आई तो आज बाजार पर भी उसका असर दिखा। बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट हावी रही। निफ्टी 82 अंक गिरकर 18,561 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 216 अंकों की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी भी 40 अंक गिरकर बंद हुआ। दिन भर बाजार में क्या रही हलचल, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। मार्केट की बात करें तो आज हमने देखा कि निफ्टी 18,600 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक नीचे आ गया। और अगर सेक्टरल बात करेंगे तो आईटी, ऑटो और रियल्टी शेयरों से आज दबाव देखने को मिला। वहीं आज हल्की मजबूती के साथ एफएमसीजी और सरकारी बैंक में लगातार तेजी आज के दिन भी जारी थी। अगर निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज एशियन पेंट्स, HUL, BPCL, L&T, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जो कि अच्छी तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर नजर आए। वहीं गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो एनटीपीसी में करीब 2% की गिरावट थी। SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की करीब 1.5 से 2% की कमजोरी देखने को मिली। मार्केट बंद होते होते हमने देखा एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो था, गिरने वाले शेयर आज ज़्यादा हावी थे। तो आज इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमने देखा कि वहां पर भी आज के दिन दबाव देखने को मिला। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आज फोकस में थी क्योंकि आज कच्चे तेल में जो गिरावट नजर आई, $80 के भी नीचे के स्तर आज दिखाई दिए। इसके चलते हमने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। और HPCL, BPCL, IOC में हमने देखा कि 2 से 4% का उछाल वहां पर भी देखने को मिला। और कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो सीमेंस में भी आज हमने 6% की तेजी देखी। गुजरात में लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए बोली मंगाई, जिसके चलते 31,700 करोड़ का ऑर्डर मिला और सीमेंस आज शानदार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। एक बार नजर डाल लेते हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन आज के दिन देखने को मिला। और आज हमने देखा कि मिड कैप स्पेस में हिकाल, फैक्ट, इसके अलावा सेंट्रल बैंक, NLC इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज शानदार मजबूती देखने को मिली। और सरकारी बैंक देखिए, लगातार दूसरा दिन था जब कमजोर बाजार में भी सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंट्रल बैंक देखिए आज करीब 6% ऊपर था। वहीं मिड कैप में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज शोभा डेवलपर्स, राजेश एक्सपोर्ट्स, हैट्सुन एग्रो और इसके अलावा SGVN के कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे थे। तो ये है मार्केट का पूरा एक्शन। तो बाजार का पूरा ब्यौरा आपने जाना और चलिए बाजार पर अब अपने खास मेहमानों से राय ले लेते हैं। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही मंदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मंदार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आज के बाजार पर आपके एक्सपर्ट कमेंट। गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हमने करेक्शन देखा है पिछले 3-4 दिनों में, वो मुझे लगता है कि और 1-2-3 दिन चल सकता है। 18,400, 18,600 ये बढ़िया सा सपोर्ट है।
तो फिलहाल बाजार तो सपोर्ट बैंड में ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो बाजार के लिए ऊपर चलने के लिए जो एक हेवी वेट्स में मोमेंटम चाहिए, इंटरेस्ट जो चाहिए, वो लैक है फिलहाल, वो फिलहाल नहीं दिखने को मिल रहा है और इसकी वजह से इस तरीके का कंसोलिडेशन है। और ये मुझे लगता है कि अच्छा है, और अच्छा इसलिए है क्योंकि पिछले वीक ही मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई किया। जब ऑल टाइम हाई किया तो करने के बाद अगर बाजार वो लेवल फिर से आके टेस्ट करके अगर ऊपर चलता है तो मोमेंटम बहुत बढ़िया हो सकता है आगे चलने वाला। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि सपोर्ट टेस्ट करने के लिए बाजार नीचे आ रहा है। 18,400 और 18,600 इस तरीके का ये सपोर्ट बैंड है और फिलहाल बाजार उसी बैंड में ट्रेड कर रहा है। तो एक और 50-100 पॉइंट का डाउन टिक हो सकता है बाजार में, लेकिन मुझे लगता है वहां पे बाइंग आके मार्केट फिर से ऊपर चल जाएगा। फिलहाल स्क्रिप्ट स्पेसिफिक मार्केट है, इंटरेस्ट जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात मैं कहना चाहूंगा कि इंटरेस्ट स्मॉल कैप और मिड कैप में होने की वजह से वोलेटिलिटी जो है वो इन स्टॉक्स में ज्यादा है और इसलिए हर एक ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो अहम सलाह मंदार जी की ओर से आती हुई बाजार के फिलहाल की चाल को देखते हुए आस्था जी क्या कहेंगी? वैसे तो जो आरबीआई की कमेंट्री है उसके लिए तो बाजार ने खुद को तैयार किया हुआ था और ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही सारी कमेंट्री थी, फिर भी किस तरह से बाजार को अभी देख रहे हैं आप? आस्था जी खुद जरा आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। जी माफ कीजिए जी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे निफ्टी तो मेरे हिसाब से काफी ऊपर के तेजी आई थी, उसके बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो ग्लोबल यहाँ पे जो फिगर्स आ रहे हैं, इनफैक्ट यूएस मार्केट्स को भी अगर हम क्लोजली ट्रैक करें तो वहां से जो डेटास निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक दायरे में यहाँ पे रखने में सफल नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी सी और गिरावट हो सकता है आ जाए, बट स्टिल निफ्टी मुझे अभी भी अच्छा लगता है, तो गिरावट पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। पर हाँ, अभी मैं निफ्टी में खरीदारी करने से यहाँ पे रुकने की सलाह भी दूंगी साथ में। तो अहम सलाह आपके लिए आज के बाजार में दोनों हमारे खास एक्सपर्ट्स के हक से आती हुई। और चलिए अब दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक हैं दिनेश शर्मा जयपुर राजस्थान से और इनका सवाल है, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के 500 शेयर लिए हुए हैं 84 रुपए के भाव पर, होल्ड करें या एग्जिट करें, क्या होगी मंदार इन्हें सलाह? देखिए ये स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, बढ़िया से वॉल्यूम्स भी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा मोमेंटम इसमें बाकी है। एक पॉजिटिव बात है कि इन्होंने 84 के प्राइस पे लिया है और स्टॉक अभी 10 से 12% ऊपर है इनके खरीदारी से। मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिए। इसमें जो शॉर्ट टर्म का ऊपर का टारगेट मुझे लग रहा है वो 98 से लेके 101 इस तरीके का होगा, तो वो लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। लेकिन 10-12% एक बहुत ही कम समय में आपको मिल रहा है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना ये बेहतर होगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और बाकी का जो पोजीशन है उसके लिए 84 पे स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल, तो अहम सलाह दिनेश आपको मिलती हुई। अगले हमारे जो दर्शक हैं उनका नाम है संजीव कुमार, अमृतसर पंजाब से। इनका सवाल है कि रिलैक्सो के शेयर इन्होंने 35 रुपए के 35 शेयर रिलैक्सो के लिए हैं और 1019 के भाव पर इन्होंने लिए हैं। आस्था जी क्या होगी इन्हें सलाह? जी बिल्कुल, अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे इनको तकरीबन 2500 के आसपास का नुकसान हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे रिलैक्सो की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो नुकसान है इसके पीछे जो मेजर कारण है वो जो रिजल्ट्स आए थे वहां पे एक डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली थी और उसी वजह से यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर पाया और हमें एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म यहाँ पे ठीक होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन एक कंसर्न था जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी थी और यहाँ पे नतीजों में थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये कंसर्न कम होता हुआ नजर आएगा और इनको इनकी कॉस्ट प्राइस के अबव के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 3 महीने की समय सीमा के साथ अपनी पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। तो 3 महीने का नजरिया रखिए और यहाँ पर बने रहने की सलाह आस्था जी की ओर से आती हुई। और चलिए यहाँ पर शो में हमें रुकना होगा। एक बहुत ही खास आयोजन इस वक्त मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में चल रहा है, वहाँ आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स का ये 10वां सीजन है जिसकी ये सीधी तस्वीर है। Thank you all for your time and thank you IDFC for being a great partner over the years. In a few months' time,
India will overtake China as the most populated country with 1.42 billion people. This is historic. For a juggernaut of this size to roll, just a few old engines won't be enough. We need new engines of growth. As if on cue, the Indian small enterprise sector is growing at breakneck speed. Around 77,000 startups have been registered under Invest India, raising $130 billion and have collectively clocked over $500 billion in valuation. India is now the third largest startup ecosystem in the world, and it is expected to witness a year-on-year growth of about 15%. The number of women entrepreneurs stood at 14%, up from 10% over the last 2 years. Bangalore has been ranked as one of the world's 5 fastest growing startup cities. The good news in all this is that out of the 77,000 registered startups, only 1/5 are in the technology sector, which India has traditionally been known for. This wide spectrum points to the vibrancy and potential of this economy. Together, they are ready to take up the responsibility of being the leaders of tomorrow. Now, that's only the startup side of the story. The broadly quantifiable millions of MSME entities that contribute about 30% of the nation's economy and the emerging gig economy are sure to improve the prospects for a glorious tomorrow for our great nation. Even with all this, we have but made just a modest start at best. India needs much more, and it needs it now. Even large enterprises are realizing the disruptive potential of startups and others partnering or investing in them. The Government of India and various states clearly understand the value of working with disruptive innovators across the value chains and are using their innovations to improve public service delivery. Over 26 states in this country now have startup policies. These tectonic shifts cannot stay on course without able and empowered leaders. Times Network has always been at the forefront in identifying, inspiring, and empowering potential leaders at regular intervals. For over a decade now, Leaders of Tomorrow, the flagship property of ET Now, is India's largest entrepreneurship platform that empowers, enables, and celebrates the spirit of small businesses and startups. LOT Awards, as we call it, will bring to the fore exemplary small business enterprises who are adapting to the new age and getting ready to thrive in this defining decade for the nation. In addition, we'll be engaging leading lights from India's entrepreneurship and business ecosystem to shed light on the path ahead in this rapidly evolving space. This is an evening that marks another glorious beginning for the winners of this year. I wish them well and look forward to be inspired by their rise in the years to come. Thank you, ladies and gentlemen. तो आप देख रहे थे मुंबई के ताज लैंड्स होटल से तस्वीरें। लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स का ये 10वां सीजन है, जहां देश के बेहतरीन स्टार्टअप्स को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और एक बार फिर शो की ओर बढ़ते हैं और अब एक बार फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे अगले दर्शक का सवाल गाजियाबाद से है। आरिफ खान इनका नाम है और इनका सवाल है, बारबेक्यू नेशन के इन्होंने 100 शेयर्स लिए हुए हैं 1040 रुपए 51 पैसे के भाव पर। क्या करना चाहिए अब? मंदार, क्या होगी इन्हें विशेष सलाह? देखिए, स्टॉक अभी फिलहाल तो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 1020 के आसपास। इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट है। पिछले अगर 3-4 महीनों का चार्ट देखें तो मल्टीपल टाइम्स ये लेवल से ये स्टॉक ऊपर में बाउंस बैक कर चुका है। तो जब तक ये सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है तब तक मुझे लगता है पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर ऊपर की तरफ ऊपर का जो मूव है वो 1070 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक में, वो ब्रेक होने के बाद इसमें 1120 1140 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ इसमें सेलिंग ज्यादा है, इसलिए सपोर्ट लेवल क्लोजली वॉच करें और जो आपकी पोजीशन है वो 1000 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अगर 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो बाहर निकलना बेहतर होगा, क्योंकि अपसाइड की तरफ इसमें प्रॉफिट बुकिंग बन रहा है और अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ 900 से लेके 850 तक ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। तो अहम सलाह आपको मिलती हुई। और अगले हमारे दर्शक हैं मदन त्रिपाठी, कानपुर उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल है, अशोक लेलैंड के इन्होंने 147 रुपए 79 पैसे के भाव पर 120 शेयर लिए हैं। आगे क्या रणनीति बनाएं? आस्था जी, क्या होगी इन्हें सलाह? जी देखिए, मेरे हिसाब से
मुझे ऑटोमोबाइल स्पेस में एक बढ़िया काउंटर लगता है। अभी तो वैसे भी इनको जिस भाव पे इन्होंने लिया है उससे कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं इनको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अशोक लेलैंड अब आगे जाते हुए एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करने वाला है। यहाँ पे काफी सारे ट्रिगर्स हैं जो इस काउंटर को काफी अच्छा प्लेस करते हैं। सो ऑल इन ऑल, क्योंकि जिस तरह से रिप्लेसमेंट डिमांड भी आ रही है ट्रक्स और ट्रैक्टर्स को लेके, तो उसका भी डायरेक्ट फायदा अशोक लेलैंड को होगा। प्लस यहाँ पे जो हम मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देख रहे हैं वो भी पॉजिटिव बना हुआ है। सो ऑल इन ऑल लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। बने रहने की सलाह रहेगी अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड में आपको बने रहने की सलाह मदन जी। बढ़ते आगे, मुकेश कुमार हैं हमारे अगले दर्शक जिन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने ट्राइडेंट लिमिटेड के 1000 शेयर लिए हुए हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड के 1000 शेयर 16 रुपए के भाव पर इन्होंने लिए हैं। क्या होगी सलाह इन्हें मंदार जी? देखिए, फिलहाल तो स्टॉक कंसोलिडेशन में है। पिछले 8-10 महीनों से अगर देखते हैं तो एक 65-70 रुपए का हाई करने के बाद ये स्टॉक फिलहाल की जो लेवल्स है 35 रुपए की वहां तक आ चुका है। तो लेकिन इनकी खरीदारी जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल की है, इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो 30 रुपए का होगा। 30 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। फिलहाल ये स्टॉक एक बहुत ही नैरोइंग कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट इसमें जो बनता है वो 34 रुपए पे है और जो रेजिस्टेंस बनता है वो 42 रुपीज के ऊपर है। तो यानी 6 से लेके 8 रुपए के नैरोइंग रेंज में ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 42 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की टारगेट्स भी हम डिसाइड कर पाएंगे, उस केस में रिव्यू करेंगे स्टॉक। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है वो 30 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। मनोज माहेश्वरी हैं पटना बिहार से। इन्होंने RCF के 1000 शेयर लिए हैं 90 रुपए के भाव पे। आस्था, क्या करना चाहिए इन्हें? सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र है, क्योंकि काफी बढ़िया इनको फायदा हो रहा है। करंट लेवल पे 90 पे खरीदा था और मेरे हिसाब से अभी 135-140 के आसपास का ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्टिव लगते हैं RCF के। और मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे कंपनी को एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी फाइनेंशियल्स में, क्योंकि डिमांड सॉलिड लगती है। ऑल इन ऑल अभी तो बने रहना है और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 150 से 160 के रहेंगे। को टारगेट भी नए दिए गए हैं और इसके साथ ही इसमें बने रहने की सलाह आस्था जी की ओर से। अगले दर्शक जो हैं उनका नाम है कैलाश कुमार, राजस्थान से हैं। कैलाश पूछ रहे हैं कि टेक सॉल्यूशंस के 2450 शेयर उन्होंने लिए हैं 40 रुपए 50 पैसे के भाव पर। अब आगे क्या करें? मंदार, क्या होगी इन्हें सलाह? देखिए, पिछले 2-3 साल का अगर चार्ट देखते तो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। यानी जिस दौरान बहुत सारे स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट किए, उस समय पे ये स्टॉक 300 से 25 रुपए तक आ गया। तो इसका सीधी मतलब है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। टेक्निकली मैं तो सलाह दूंगा कि सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखें। वो एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूँ। 20 रुपीज 70 पैसे का इसमें सपोर्ट है। 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड कीजिए। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो निकल जाइए। मेरी राय रहेगी कि आस्था जी इस पे फंडामेंटल ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आगे का ट्रेंड किस तरीके से होगा वो अच्छा गाइडेंस दे सकता है। जी आस्था जी, क्या होगी इनके इस पे राय, इस अगर आप देखें इसके चार्ट को? देखिए, फंडामेंटल चार्ट स्टडी तो मंदार जी ने काफी बढ़िया यहाँ पे एनालिसिस करके दिया है। और फंडामेंटल्स की भी बात करें तो मुझे अभी थोड़ा सा लगता है कि फंडामेंटल्स इतने सपोर्टिव नहीं है और हम देख भी रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट हमें ये काउंटर पे देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, क्योंकि हाल के जो नतीजे थे वो तो इतने एनकरेजिंग नहीं थे। तो लॉन्ग टर्म में एक उम्मीद के सहारे अगर इसमें बने रहना है तो फिर यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम सलाह आती हुई इस वक्त और बढ़ते हैं कुछ और खास खबरों की ओर। 31 मार्च से निफ्टी इंडेक्स में बदलाव होंगे। कौन से शेयर इंडेक्स में एंट्री और कौन से शेयर बाहर होंगे, बता रहे हैं हमारी सहयोगी सौमीत। तो पहले तो अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ डेट होगा इन चेंजेस का वो है 31 मार्च, मतलब तब का जो मार्केट कैप है उसके बेसिस पे ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होगा और ये अनाउंसमेंट हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी 2023 में और इफेक्टिव डेट
31 मार्च 2023 का रहेगा। अब नोवामा रिसर्च के हिसाब से निफ्टी में तो वो कोई बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो ये भी कह रहे हैं कि अगर एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन, ये 3 स्टॉक्स अगर एफएनओ सेगमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो निफ्टी में भी इंक्लूड हो सकते हैं आगे चलते। निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक इंडेक्स अगर हम बात करें तो उसमें भी कोई बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है ब्रोकिंग फर्म को, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो उसमें खूब सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है ब्रोकिंग फर्म को। अब इंक्लूजन्स में अगर हम देखें तो वरुण बेवरेजेस, पेज इंडस्ट्रीज, अडानी पावर और एबीबी इंडिया, इन 4 कंपनीज की तो हाई प्रोबेबिलिटी है इंक्लूड होने की, और जो इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है वो करीब 21 to 42 मिलियन US है। बट 2 स्टॉक्स पे खासकर नजर रखिएगा, वो है पेज इंडस्ट्रीज और अडानी पावर, क्योंकि जो इनफ्लोज है वो एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने अगर आप देखेंगे तो करीब 3.1 to 3.6 टाइम्स है। उसके अलावा अडानी विल्मर भी अगर एफएनओ सेगमेंट में आ जाता है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड हो सकता है। और ट्रेंट और टीवीएस मोटर, ये 2 स्टॉक है जो बॉर्डर लाइन पे है, बट अभी भी चांसेस कम है इंक्लूजन होने के। अब एक्सक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बंधन बैंक, एम्फेसिस, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा जैसे 4 स्टॉक्स है जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है एक्सक्लूड होने की इंडेक्स में से, और आउटफ्लोज जो है वो करीब 14 to 26 मिलियन US के आसपास हो सकते हैं। बट 2 स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, वो है एम्फेसिस और बायोकॉन, क्योंकि जो आउटफ्लोज है वो अगर एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5 to 2.2 टाइम्स है। अब अगर हम निफ्टी 500 स्टॉक्स की बात करें तो उसमें इंक्लूजन्स में नाम आते हैं अडानी पावर, पिरामल एंटरप्राइजेस, पिरामल फार्मा, जिलेट, यूको बैंक, 5 स्टार और मेदांता जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, और KIOCL। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे खास सेगमेंट की बारी है वीआईपी शेयर्स की। तो सबसे पहले मंदार, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कौन सी हैं आपकी वीआईपी पिक्स? देखिए 2 स्टॉक पिक्स हैं। पहला स्टॉक है मद्रास फर्टिलाइजर। ये 24 इयर्स के हाइबरनेशन के बाद ये स्टॉक एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें चांसेस हैं कि ये स्टॉक एक बढ़िया सा मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट कर दे। फिलहाल 60-61 की लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक बाय बनेगा। शॉर्ट टर्म का अगर व्यू रहेगा तो 52 का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ 79 का टारगेट है। उसके साथ दूसरा जो स्टॉक है वो इरकॉन है, IRCON। ये भी बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है। हाल ही में पिछले 2 महीनों में ये स्टॉक 40 रुपए से 60 रुपए तक चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और स्टीम बाकी है और इसमें ये ट्रिपल डिजिट्स में जा सकता है अगले कुछ महीनों में, इसलिए इसमें भी एक बाय बनेगा। 60 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा और 81 का टारगेट होगा। और चलिए आस्था जी, आपकी वीआईपी पिक्स कौन सी हैं? जी वीआईपी पसंद आता है मोल्टेक पैकेजिंग। मेरे हिसाब से गिरावट पे बहुत बढ़िया खरीदारी के मौके होंगे। इसमें जो टारगेट सेट किए जा सकते हैं वो 975 से 1020 है, और समय सीमा इसमें 1 से 2 महीने की रखी जा सकती है। तो पसंद आता है मोल्टेक पैकेजिंग। पोजिशनल कॉल के तौर पे इसमें एक नजर बनाई जा सकती है। बिल्कुल, तो खास सलाह हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से, और आपको इन पर खरीदारी की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आस्था जी, मंदार, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।